Okay, guys, so let's start with a quick discussion. This is going to be more of a discussion session rather than a solving one. We're just going to discuss the paper for the examination specimen paper 2023 from O level paper 2. If we talk about question number 1, it says that choose the list from the oxides to answer the following questions. We have calcium oxide, sulfur dioxide, copper dioxide. List of oxides is given to us. तो वो हमें कहता है that each oxide can be used once, more than once, or not at all. So identify which oxide has a giant covalent structure. So we all know that it's going to be silicon oxide, silicon 4 oxide, because it has a very similar structure to diamond as well, except it's not a allotrope of carbon. Then वो कहता है what reacts with acids to form alkalis. अब क्या चीज़ रिएक्ट करेगा एसिड के साथ whenever एनी मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करें तो जो आपके पास सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे दे आर गोइंग टू बी एल्कलाइनिक एज वेल. सो इफ यू टॉक अबाउट जिंक ऑक्साइड, जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ इट इज गोइंग टू फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एज वेल एंड दे आर गोइंग टू बी सॉल्युबल. व्हाट इज यूज्ड इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जो हम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की चिमनीज में लाइनिंग करते हैं, दे आर ऑल लाइन विद लाइम. लाइम या लाइमस्टोन, अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये क्या करता है, इट बेसिकली कन्वर्ट्स ऑल ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द हार्मफुल गैसेस इनटू ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल अनहार्मफुल होती है, ताकि आपकी हवा में इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में से वो हार्मफुल गैसेस रिलीज ना हो. देन आगे वो कहता है कंटेन्स अ कैटायन विद अ चार्ज ऑफ +1. तो इसमें आपके पास इफ यू लुक एट सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हैज अ चार्ज ऑफ +1. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, एटम्स एंड आयंस कंटेन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें रिलेटिव चार्जेस पता है, न्यूट्रॉन इज गोइंग टू बी 0, इलेक्ट्रॉन इज -1. रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 1 1 होता है, वेर एज इलेक्ट्रॉन इज 1 1840 टाइम्स स्मॉलर. यहाँ पे डिड्यूस द न्यूक्लियॉन नंबर फॉर पार्टिकल ए. तो आप पार्टिकल ए का न्यूक्लियॉन नंबर कैसे निकाल लोगे? यू जस्ट हैव टू ऐड अप व्हाट, द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, बिकॉज न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. ए इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो इनको आप ऐड कर दोगे आपके पास आई गेस 85 आ जाएगा. एक्सप्लेन वाई पार्टिकल बी इज अ नेगेटिव आयन, बिकॉज उसके पास जो प्रोटॉन 53 हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इट हैज़ गेन्ड 1. तो यू कैन से बिकॉज इट हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इट्स अ नेगेटिव आयन. आइडेंटिफाई द टू एटम्स दैट आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट. कोई ऐसे एटम जिनके दोनों के प्रोटॉन नंबर सेम हो, ठीक है, प्रोटॉन नंबर सेम हो 92 92, बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो 143 146. सो इट्स गोइंग टू बी सी एंड ई आर द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट और एक दूसरे के हैं. एक्सप्लेन कैसे करोगे अपने आंसर को, आप डिफाइन कर दो आइसोटोप्स का. जो आप यहाँ पे सी और ई लिख लोगे, यू कैन से दैट बोथ सी एंड ई एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम एनीवन? सर वो जो रिलेटिव मास का था इलेक्ट्रॉन्स का, मैंने उसका लिखा है 1/1836, तो उसका ये कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं एक्सेप्टेड है, होगा? 1838 भी ठीक है। एक्सेप्टेड है, 1840 भी एक्सेप्टेड है, कोई मसला नहीं है. सर मैंने एक मार्किंग स्कीम में देखा था, उसमें मास में अगर आप जीरो भी लिखो तो इट वाज एक्सेप्टेबल। इज दैट ट्रू? यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. ओके। बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप 1/1840 लिख दो, या 1/1840 डिवाइड करके आंसर क्या आता है, 0.0005, ये भी लिख दो तब भी फाइव। आपको मिल जाएंगे. या। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल है बहुत. कोई ओके। मसला नहीं. Question number 3, salts can be prepared by the reaction of acids with bases or alkalis and also by precipitation reaction. State the ionic equation for the reaction between an acid and an alkali. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सिंपल एक आयोनिक इक्वेशन कैसे शो करोगे, क्योंकि एसिड से हमेशा H+ आयन रिएक्ट करते हैं बेस के OH आयन्स के साथ, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रलाइज होता है विच इज़ वाटर. सो अगर आपने सोडियम सल्फेट, एक सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको आपने एक एसिड से और एक एल्कली से प्रिपेयर करना है, तो एसिड आपको क्या दे दे, सोडियम सल्फेट का सल्फेट, और एल्कली आपको क्या दे दे, सोडियम सल्फेट का सोडियम. ठीक है, ये दोनों आपको मिल जाए ना, तो एसिड आप कौन सा यूज कर लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और एल्कली आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो. ठीक है, क्योंकि आपको सोडियम भी चाहिए होगा. तो दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई द एसिड एंड द एल्कली. Aqueous sodium sulfate is used to prepare barium sulfate in a precipitation reaction. In an experiment,
20 centimeter cube of 0.55 mole per dm cube barium nitrate is added to an excess of sodium sulfate. State the color of the precipitate form. तो जो precipitate form होगा that is a white precipitate. This is important because this is also the test for sulfate ions का ये test भी कहलाता है. Got it? जी सर। So now can someone tell me the whole method. आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट का, सर ठीक है. मैक्सिमम मास ऑफ बेरियम सल्फेट हम कैसे निकालेंगे? एक्सप्लेन मी सर समवन. पहले कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मोल्स निकालेंगे। जो हम्म. मोल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर है 0.011। उसके बाद मोल्स को इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर के थ्रू, एम आर हमें दिया हुआ है, मोल्स हमारे पास है। मोल्स और एम आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। ओके. फिर सर मोल्स को मास से मल्टीप्लाई करके देन यूल गेट योर मोल्स एम आर, को राइट? एम आर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट द मास। मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर जो फॉर्मूला है उसको ही इम्प्लाई करेंगे। सो द आंसर इज 2.563 ग्राम्स मेरे पास। गुड जॉब. क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 2.563। ठीक है, सही है. गुड है. ओके, मूविंग ऑन. जस्ट अ सेकेंड. क्या आते हैं? A mass of 1.92 gram of dry barium sulfate is obtained. What is percentage yield? क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड का? एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमेशा क्या दिया होगा? सो दिस इज एक्चुअल और हमारे पास जो हम्म. थियोरेटिकल है वो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, आई मीन थर्ड पार्ट एग्जैक्टली. से। क्योंकि थ्योरेटिकल क्या होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले सोचा होता है यार मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम इतना बनना चाहिए. आपने तो मैक्सिमम निकाल लिया कि दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्टेड. लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कहा कि ऑब्टेन क्या हुआ? ये ऑब्टेन्ड यील्ड या एक्चुअल यील्ड इज द सेम थिंग. ऑब्टेन असल में जनाब ये हो रहा है, आपने एक्सपेक्ट जो किया था वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था. तो यू डिवाइड देम बोथ, मल्टीप्लाई बाय 100. क्योंकि कोई ना कोई लॉस हुआ होता है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ गैस कोई लॉस हो सकता है, कोई कंडेंस कर गया होगा, कोई आपके पास रिएक्टेंट पीछे रह गया होगा, कोई फुली रिएक्ट नहीं किया होगा, कोई लिमिटिंग होगा. ये सारी वजह होती है दैट द यील्ड इज नॉट 100%. तो आपके पास आंसर आएगा 74.9% आ जाएगा. Moving on to question 4. Calcium chloride is an ionic compound. Reduce the electronic configuration for each of the ions in calcium chloride. कैल्शियम की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2882. तो आयन की क्या हो जाएगी? 2+ होता है ना कैल्शियम आयन, तो आयन की सिर्फ 288 रह जाएगी. क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, क्लोरीन की होती है, बट आप एक और ऐड कर दो इसमें, क्योंकि क्लोराइड -1 होता है, इट बिकम्स 288. When molten calcium chloride is electrolyzed with inert electrodes, calcium and chlorine are formed. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमेशा क्या होगी? रिडक्शन. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन. तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, वो बना देगा कैल्शियम. आप आयोनिक हाफ इक्वेशन लिख लेना. क्लोरीन विल गो एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, जाएगा पॉजिटिव, और वहां पे क्लोरीन गैस फॉर्म कर देगा बाय ऑक्सीडेशन. अगर एक्वस कैल्शियम क्लोराइड हो तो क्या प्रोडक्ट्स होंगे? अब जब नाम एक्वस आ जाए तो इसका मतलब कि अब कहीं ना कहीं H+ आयंस और OH- आयंस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर हैं. अब कैल्शियम भी आपके पास एक पॉजिटिव आयन है, और वहां पे क्लोराइड भी पॉजिटिव आयन है. अब आप क्या चूज करोगे? आप यहाँ से क्या चूज करोगे? हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इट इज लेस रिएक्टिव. क्लोरीन तो बहुत, सॉरी कैल्शियम तो बहुत रिएक्टिव है. तो पहला प्रोडक्ट हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कैल्शियम. लेकिन व्हेन वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कैल्शियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है, कॉन्सेंट्रेटेड आपको बताता है कि कौन सा एनायन चूज होगा. तो जब कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो तो क्लोरीन चूज होगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड ना लिखा हो तो OH विल बी चोजन. इज दिस क्लियर टू ऑल? ये इंपॉर्टेंट याद यस रखना सर। ट्रिक. सर गुड. कैन यू रिमाइंड मी जी के सर। कौन कौन से कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं आयंस जो रिप्लेस कर सकते हैं उसे? एवरी कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जब कॉन्सेंट्रेटेड होना, तो उसमें आपने OH नहीं लेना बस. ओके सर ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास मोल्टन
लेड ब्रोमाइड है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड का मतलब लेड होगा और ब्रोमीन फॉर्म होगा। अच्छा, एक्वस लेड ब्रोमाइड में क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन और वाटर हाइड्रोक्साइड से। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हो तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन। क्लियर? एक यहाँ पे दोबारा एक एग्जांपल करवाता हूँ। लेट्स से NaCl मोल्टन, ये अपने पास सारे नोट कर लें। NaCl एक्वस और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस, ठीक है। जब NaCl मोल्टन है तब तो सिंपल है ना, आपके पास Na+ है और Cl- है। यही आपके पास सोडियम सॉल्ट और क्लोरीन गैस बनेंगे। जब हमारे पास NaCl एक्वस है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? H+ विल बी चोजन, Na+ विल नॉट बी चोजन, ठीक है। एंड जो क्लोरीन होगा, Cl- वर्सेस OH- अगर आप लोगे तो OH- विल बी चोजन, क्लोराइड वुड नॉट बी चोजन। जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वस है तब भी कैटायंस में H+ ही चूज किया जाएगा, सोडियम नहीं चूज किया जाए क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। लेकिन एनायंस के अंदर अब क्लोराइड सेलेक्ट होगा, OH नहीं होगा। क्लियर हो गया ये? दुआ, इज जी इट क्लियर सर। टू यू एज वेल? ओपन अप योर माइक एज वेल इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी इलेक्ट्रोलिसिस क्वेश्चन, जितने भी अब, बल्कि अब इलेक्ट्रोलिसिस के आया करेंगे ना अगले वाले हमारे रिकॉर्डिंग्स में, तो आप लोग सॉल्व करोगे। अ, आपके पास इथेनॉल और ब्यूटेनॉल यहाँ पे हैं। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल बाय इथीन। हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, आप स्टीम ऐड कर दोगे इथीन में तो इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। एक और यूज़ बताएं इथेनॉल का। इथेनॉल आपके पास विनेगर में यूज़ होता है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल में आप लोग इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, लेकिन प्रोडक्ट्स क्या बनाओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। Rather than carbon dioxide and water, you are going to produce carbon monoxide and water. हम सर, ऑक्सी, हाँ जी। हम एथेनॉल का यूज हम अल्कोहल बेवरेजेस में डाल सकते, मेंशन कर सकते हैं। अ, वो ओवरऑल अल्कोहल्स का यूज है, इथेनॉल का नहीं। जो हम ओवरऑल अल्कोहल्स पढ़ते हैं ना, होमोलॉगस सीरीज, अगर मैं बोलूँ अल्कोहल्स का यूज बताओ तब आप वो लिखोगे। इथेनॉल इज स्पेसिफिक C2H5OH। ये स्पेसिफिकली आपको, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसका जब जो एसिड ही बनता है ना इथेनॉल से, इथेनॉइक एसिड, उसका भी नाम होता है एसिटिक एसिड। तो वो भी सारे विनेगर्स बनाने में मेनली यूज होते हैं। तो टू बी स्पेसिफिक विथ इथेनॉल, मेंशन विनेगर। गॉट इट? ठीक है सर। अगर आए क्वेश्चन कि होमोलोगस सीरीज अल्कोहल्स है, ठीक है, तो यू कैन मेंशन दैट बेवरेजेस। इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म इथेनॉइक एसिड। क्या रिएजेंट यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन? KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, पूरा लिखना है आपने वहां पे, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट KMnO4। डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है जो कि ब्यूटेन वन ऑल का आइसोमर हो। तो ब्यूटेन वन ऑल क्या होता है कि चार कार्बन पे, पहले कार्बन पे OH लगा होगा, आप उठा के इसको पोजिशनल आइसोमरिज्म कर दो, दूसरे पे लगा दो, ये लो, आप दूसरे पे लगा दो, ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। बस आपने ब्यूटेन वन ऑल का एक आइसोमर बनाना था, बाकी आप हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ कर लें। वी हैव जस्ट मेड ब्यूटेन टू ऑल। फिर वो कहते हैं इट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूट 1 इन का सिंपल स्ट्रक्चर है, आपने चार कार्बन्स बनाने हैं और उसमें पहले वाले में ही आप डबल बॉन्ड शो कर दो, रेस्ट मेक दी हाइड्रोजन्स। दूसरा कंपाउंड क्या फॉर्म होगा आपके पास जब ब्यूटेन वन ऑल को आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे? ब्यूट 1 इन बनेगा। और साथ ही साथ जो आपको दूसरा कंपाउंड बनेगा दैट विल बी वाटर। क्योंकि ये रिवर्स हो गया ना, आपने ब्यूटीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के ब्यूटानॉल बनाया था। अब ब्यूटानॉल को आप वापस ब्रेक कर रहे हो इनटू ब्यूटीन एंड वाटर। सो फिर वो आगे कह रहे हैं व्हाट्स द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट अकर्स इन ईन। जहां भी डबल बॉन्ड होगा ना वहां पे एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, जहां डबल बॉन्ड नहीं होगा वहां पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो यहाँ पे यू कैन सी पॉलीब्यूटुइन। अब इसका एक तरीका होता है, ठीक है। पहले तो आप स्ट्रक्चर लिखो इस तरह करके। पॉलीब्यूटुइन का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये है आपके पास स्ट्रक्चर किसका? ब्यूटुइन का। अब इसका हमने एक रिपीट यूनिट कैसे दिखाने, पहले तो आप ये चूज कर लो जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, चूज कर लिया।
उनको बना दो। फिर आप देखो कि इस कार्बन के ऊपर क्या चीज लगी हुई है, ये पूरा CH3। फिर आप देखो इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये पूरा CH3। फिर इस कार्बन के साथ और क्या लगा हुआ था, H। और इस कार्बन के साथ भी H लगा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो, इसको इधर एक्सटेंड करो, इसको इधर एक्सटेंड करो, एंड मेक दी पॉलीमर। समझ आया ये? जी जी जी। सर। बेसिकली डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, राइट? या लेकिन आपको ब्यूटीन शो करना भी आना चाहिए इस तरह करके, ठीक है? इस तरह शो नहीं करना है हमने। हमने बाकी दो कार्बन CH3 के तौर पे शो करने हैं, ऐसे करके। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो कैन समवन टेल मी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा सर। ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की कम होगी, ठीक है? तो रिएक्टेंट्स वाली जगह पे आप क्या लिख दोगे, CH3COOH प्लस CH2 यहीं लिख दे, एग्जैक्ट लिख देना, +1 और 2। और प्रोडक्ट्स की जगह आप क्या लिखोगे, CH3CO CH2H2O, यहाँ पे एग्जैक्ट। पहली लाइन हम कहाँ बनाते हैं, रिएक्टेंट्स लेके इंटरमीडिएट तक, विच इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी लाइन हम कहाँ बनाते हैं, रिएक्टेंट्स लेके प्रोडक्ट तक, जो अभी नीचे जा रही है दैट विल बी ΔH नेगेटिव। और एक्स एक्सेस को लेबल कर दें, दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और वाई एक्सेस लेबल कर दें एनर्जी। सब कुछ हो गया, एक्सेस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एंथैल्पी चेंज, ई है। 4 मार्क्स मुफ्त के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो कैन समवन टेल मी व्हाई द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? क्या आंसर लिखूंगा मैं यहाँ पे? Sir, because more energy is released during bond making and than less energy absorbed in bond breaking. अमेजिंग, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, हाउ डू वी नो? क्योंकि यहाँ पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, वहां जाके क्या होगी ये O। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो उनकी डिक्रीज हो गई है ना, वापस 0 पे आ गई है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, इससे हमें पता लग रहा है आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा जी। वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज आयंस का इफेक्ट रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या हो रहा है। तो जब आप पेरिडॉक्सिफाइड सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो 8 से 16 से 32, क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट 1 2 3 के रेफरेंस से एक्सप्लेन कर दिया दैट वन द कॉन्सेंट्रेशन वाज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 0.008 टू 0.016 टू 0.032, relative rate of reaction also increased from 1.7 to 6.8। अब आयोडाइड आयंस का कोई फर्क पड़ा था? एज यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस फ्रॉम 0.02 टू 0.04 टू 0.08, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 6.8 टू 3.4, लेकिन तो फिर अगेन 6.9 की हो गया। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन नहीं लग रही यहाँ पे? तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पे इट इज डबलिंग द रेट, ओवरऑल एक डबल हो रहा है रेट। कैसे कि जब आयोडाइड आयंस आपके पास डबल हुए कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑलमोस्ट क्या हुआ है, डबल हुआ है। सेम इज द केस इन पैराडॉक्सिक सल्फेट एज वेल। जब आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया 0.008 से 0.016, relative rate of reaction also doubled from 1.7 to 3.3। गॉट इट? वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बाय reducing the activation energy, एक नंबर, एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सक्सेसफुल collisions, 2 नंबर। Copper reacts with concentrated nitric acid to form copper 2 nitrate. What is the meaning of aqueous? Aqueous का मतलब होता है anything dissolved in water or a solution in water, किसी चीज ने as solute dissolve होके solution बना लिया है। An excess of copper is added to 25 centimeter cube of concentration इतनी, we have to calculate the volume of NO2 formed। कर लोगे I guess। HNO3 के आप मोल्स निकाल लोगे बाय कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। उसके बाद इसके मोल्स यूज करके आप मोलर रेशियो के थ्रू NO2 के मोल्स निकाल लोगे। HNO3 के जब आपके पास मोल्स आ जाएंगे, आप उससे NO2 के मोल्स निकालेंगे। इनके दरमियान क्या रेशियो है, 4:2। मतलब जो भी HNO3 के मोल्स आएंगे उसके हाफ ऑफ द मोल्स किसके होंगे, NO2 के। तो जब NO2 के मोल्स आ जाएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देना 24 DM³ से, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ NO2 आ जाएगा। इज इट क्लियर?
कॉपर जी नाइट्रेट सर। डिकम्पोजेस टू फॉर्म दीज थ्री प्रोडक्ट्स। आपने उस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, ये कर लेना। टू अ स्मॉल सैंपल ऑफ कॉपर नाइट्रेट अ स्टूडेंट एड्स aqueous ammonia ड्रॉप बाय ड्रॉप until it is in excess। तो कॉपर है, पहले तो ब्लू प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, फिर आपने एक्सेस में जब डाला तो क्या हो जाएगा? सर सॉल्युबल हो जाएगा। नो, इनसॉल्युबल, सॉलिड फॉर्म कर लेगा। मेमोराइज द टेबल। ये अमोनिया डाल रहे हैं हम, NaOH नहीं। द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट बट विथ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊपर क्या था, अमोनिया था। अमोनिया के साथ डिसॉल्व हो जाता है और एक स्ट्रॉन्गर ब्लू सॉल्यूशन बना लेता है। अमोनिया के साथ, यस यू आर राइट, स्ट्रॉन्गर ब्लू सॉल्यूशन बना लेता है। NaOH के साथ इट इज गोइंग टू बिकम इनसॉल्युबल। ठीक है, इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग, और यू कैन से इट फॉर्म्स अ सॉलिड रेजिड्यू। आयोडीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोडीन क्लोराइड। डिस्प्लेड फार्मूला बताना है आपने इसका। डिस्प्लेड फार्मूला हम क्या बनाएंगे इसका? जो भी प्रोडक्ट होगा, तो आयोडीन 1 क्लोराइड रिएक्ट्स विद इथीन इन एन एडिशन रिएक्शन। तो इथीन क्या होता है? C2H4। तो जब आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ क्या आ जाएगा? आयोडीन, एक तरफ क्या आ जाएगा? क्लोरीन। खत्म। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हुआ है? फोटोकेमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? ये फोटोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली जब एल्केन्स के साथ आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट करेगा ना, अभी तो इथीन के साथ किया था। एल्कीन्स के साथ तो एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन एल्केन्स के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और इक्वेशन के अंदर यू विल शो दैट 1 हाइड्रोजन ऑफ इथेन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आयोडीन क्लोराइड का आप लोग बना लेना। कैसे बनेगा? सिंपल है, दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो बीच में ये एक ही पेयर शेयर करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आप इनको ऐसे करके साइड से शो कर देना। जब आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इन अ क्लोज सिस्टम में रेफर टू द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, दो फीचर्स बताने रिवर्सिबल रिएक्शन के। पहला फीचर क्या होता है? The rate of forward reaction is always equal to the rate of backward reaction, plus the concentration of the reactants becomes constant with the concentration of the products as well। दोनों की concentration of the reactions and concentration of the products do not change। पहला नंबर इसका मिलेगा, दूसरा नंबर इसका मिल जाएगा। पहला नंबर के रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दूसरा नंबर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ना रिएक्टेंट साइड की ना प्रोडक्ट साइड की। प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम जब आप बढ़ाओगे, the temperature 200 रहेगा। ICl is a dark brown gas, ICl3 is a yellow gas। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से लेस नंबर ऑफ साइड फेवर होगी, जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं। लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे हैं? राइट साइड पे। तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे एक मोल है, लेफ्ट साइड पे ये दो दो मोल्स हैं। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट, और कौन सा कलर विजिबल हो जाएगा? ICl3 का, मतलब कि येलो गैस विल बी विजिबल ओवर हेयर। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। इज इट क्लियर यहाँ तक? जी सर। कैन समवन टेल मी व्हाट इज meant by mono atomic, what is meant by why are noble gases unreactive, and why fraction distillation can be used to separate a liquid? तीनों एक्सप्लेन करे कोई? एक सेकंड। Yes, anyone, what is meant by monatomic, why noble gases are unreactive, and why fraction distillations can be used to separate a liquid mixture? सर मोनोटॉमिक का मतलब है दे एग्जिस्ट सेपरेटली। Mm-hmm. noble gases they have complete electronic outer shells। मतलब कि जब मैं बोलूंगा नियॉन, तो आप क्या लिखोगे? Ne2 तो नहीं यस। लिख रहे ना? जी। लेकिन अगर एनी मैं टू आपसे नहीं। बोलूंगा हाइड्रोजन, तो आप H तो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे H2, क्योंकि वो डाई है, डायटोमिक है। ये फर्क हो गया ना दोनों में। कज एक तो आपका वाला पॉइंट अनरिएक्टिव इनर्ट, इसलिए क्योंकि देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीट, दे डोंट बॉन्ड, राइट? एंड व्हेन दे डोंट बॉन्ड, दे डोंट फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज वेल।
वाई नोबल गैसेस अनरिएक्टिव, इसका आंसर भी वहीं आ गया। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्यों यूज की जाती है? बिकॉज ये सारे मिक्सचर्स ऑफ एयर जो है ना, दे आर वेरी मच मिसेबल विथ ईच अदर, और आप इनको फिर सेपरेट करते हो थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि दे ऑल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एज वेल। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कब होती है? जब आप डिपेंड करते हो बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, और जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एंड पे सेपरेट होगा। सो यू डिपेंड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो किसका इनमें से फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा? जिसका सबसे कम मास होगा। तो सबसे छोटा कौन है? नियॉन का मास 4 होता है ना, तो सबसे तेज डिफ्यूजन भी नियॉन की होगी। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, यहाँ पे नियॉन लिख के फिर नीचे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? एसिड रेन। अब ये कार इंजन में बनते कैसे हैं? आपने N2 + O2 फॉर्म्स NO, गॉट इट। और फिर ये फर्दर NO जो है, ये मोर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के NO2 बना सकता है। ये तो आपने इक्वेशंस बता दी, ये 1 नंबर मिलेगा इसका। ये भी बताओ कि बनी कैसे थी एट हाई टेम्परेचर्स इन योर कार एग्जॉस्ट। कार इंजन के अंदर इतना हाई टेम्परेचर होता है जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिड्यूस द जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलॉगस यूज ऑफ द अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1COOH। वो कह रहे हैं सब होमोलॉगस सीरीज का एक जैसा जनरल फॉर्मूला होता है। कोई दो और प्रॉपर्टीज बताओ। All members of the homologous series have the same functional group. All members of the homologous series have the same chemical properties. Got it? An aqueous solution of propanoic acid is a weak acid. Define the term acid. It is a proton donor or something that releases a hydrogen ion or dissociates into a hydrogen ion. Butanoic acid reacts with ethanol to make an ester. Can someone tell me the name of the ester? एस्टर एथल का क्या नेम है? ब्यूटानेट। दोबारा बताएं। सर एथल ब्यूटानेट। इथाइल ब्यूटेनॉइड, गुड जॉब। ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब वो हीट किए जाएंगे? मतलब कि लिक्विड से गैस में क्या क्या चेंजेस आएंगे मॉलिक्यूल्स में? दे विल मूव फास्टर। हम्म। इनके दरमियान जो डिस्टेंसेस होंगे वो बढ़ेंगे। दे विल मूव फार अपार्ट, ये भी लिख देना। और दे बिकम मोर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, दे विल बिकम मोर रैंडमली अरेंज्ड, दे विल स्प्रेड आउटवर्ड्स, दे विल एक्सपैंड। ये चेंजेस आएंगे लिक्विड से गैस में, लेकिन इसको हल्का नहीं लेना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला मार्क इसका मिलेगा, दे गेन काइनेटिक एनर्जी, दे स्टार्ट टू मूव फास्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्लस दे स्टार्ट टू मूव फर्दर अपार्ट, देयर डिस्टेंसेस इंक्रीजेस, एंड हेंस दे स्टार्ट टू मूव मोर रैपिडली एज वेल, फॉर्मिंग gas now. And that's the end of your discussion lecture of specimen paper 5070, paper 2 2023.